Hello, dear students. Today we are going to be doing the amendments in the corporate and other laws paper, which is paper number 2. अच्छा CA इंटर के अंदर we have section 1 onwards till section number 148 यानी कि first 10 chapters हमारे कोर्स के अंदर है. अब उसके अंदर इस बार May 2022 एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है. You just have 3 very small amendments. एक अमेंडमेंट आपका इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर है. It is in your section number 16. नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर है. It's a small amendment in a rule. We are going to discuss that. उसके अलावा आपका accounts of the company, that is chapter number 9. इसके अंदर कुछ clarifications हैं regarding CSR जो add किए गए हैं. ठीक है, सो एक एक करके इन सारे sections को समझते हैं, सारे amendments को देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 2. चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 16 के अंदर क्या अमेंडमेंट है. बट अमेंडमेंट समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन 16 एग्जैक्टली बोलता क्या है. व्हाट इज द प्रोविजन स्टेटेड इन सेक्शन नंबर 16? Section 16 talks about rectification of the name of the company. भाई इसमें ये लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का नाम एग्जैक्टली सेम हो एक एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, या काफी नियरली रिजेंबलिंग हो एक एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से. ठीक है, वैसे तो व्हेनेवर अ कंपनी रजिस्टर्स फॉर अ नेम तो कुछ सिलेक्टेड नाम वो सबमिट करते हैं और उसके अंदर से जो सबसे यूनिक नाम होता है वही कंपनी को अलॉट होता है. दैट्स ट्रू. बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि गलती से एक कंपनी को सेम नाम अलॉट कर दिया जाए एंड ऑलरेडी उस नाम की एग्जिस्टिंग कंपनी हो या उससे काफी सिमिलर नाम की कंपनी हो. इन दैट केस क्या बाद में इफ लेटर ऑन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और पर्सन को पता चलता है कि देयर आर टू कंपनीज विद आइडेंटिकल नेम्स और सिमिलर नेम्स, तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है? द आंसर इज करेक्ट. दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. राइट, सो इन दैट केस दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल. देखिए इस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है. इस प्रोविजन में लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से रियलाइज होता है कि भाई ये तो हमने दो कंपनीज को सेम नाम दे दिया है. तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही रियलाइज होगा, ओके, वो उनमें से एक कंपनी, जनरली द न्यूअर कंपनी जो अभी अभी आई है, उस कंपनी को दे कैन सेंड एन इंटिमेशन, दे कैन गिव अ नोटिस टू दैट कंपनी और उस कंपनी को वो नोटिस से बोलेंगे कि प्लीज आप अपना नाम चेंज कर दीजिए क्योंकि आपके नाम का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो आपसे पहले से है. ठीक है, सो ऐसे केस में कंपनी को बोला जाएगा कि आप 3 मंथ्स के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी का नाम चेंज कर दीजिए. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोविजन. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोविजन टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वो जो दूसरी कंपनी है जिसका सेम नाम है, उस कंपनी को ये रियलाइज हो कि यार हम तो पहले से हैं, हमारे नाम की नई कंपनी कौन सी आ गई है. ठीक है, सो इन दैट केस the condition is कि that person has to be a registered proprietor of the trademark. वो जो उस कंपनी का नाम है उसका वो registered proprietor होना चाहिए उस ट्रेडमार्क का. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टैक्समैन. ठीक है, टैक्समैन नाम से एक कंपनी है. ठीक है, अब इसी नाम से अब अगर एक और कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो ओरिजिनल कंपनी है इसके पास ये सेकेंड वाला राइट है. ये राइट क्या बोलता है कि ऐसे केस में ये जो पुरानी कंपनी है जिसका ओरिजिनल ये नाम था, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क है, दे कैन सेंड एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्किंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेंज द नेम ऑफ दैट अदर कंपनी. ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस नई कंपनी को एक नोटिस भेजेगी और बोलेगी कि आप अपना नाम चेंज कर दीजिए क्योंकि आपके नाम का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है. ठीक है, तो ऐसे केस में ओरिजिनली यहाँ पर चेंजेस हैं. ओरिजिनली टाइम पीरियड जो दिया गया था वो 6 मंथ का टाइम पीरियड था और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था ऐसी न्यू कंपनी को टू चेंज द नेम. हाउएवर नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. अभी जो टाइम पीरियड है इट इज नॉट 6 months, it is 3 months. So this new company will get 3 months to change its name by passing a simple ordinary resolution. So अब ये जो ऊपर वाला प्रोविजन है और नीचे वाला प्रोविजन है, they have been kind of made the same way. ठीक है, दोनों केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो नई कंपनी को बोलेगा कि आप अपना नाम चेंज कीजिए तो 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज योर अमेंडमेंट. एक और चेंज है इस सेक्शन के अंदर. मान लीजिए ये कंपनी ऐसा नहीं करती है, वो नेम चेंज नहीं करती है, तो पहले ना पेनल्टी एप्लीकेबल थी. पहले ऐसा था कि कंपनी को इतना इतना फाइन पे करना पड़ेगा एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी थोड़ा थोड़ा फाइन पे करना पड़ेगा. राइट, दैट वाज द प्रीवियस प्रोविजन. बट नाउ दिस पेनल्टी हैज बीन रिमूव्ड. अब ये पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, अब क्या है, इस पेनल्टी की जगह नया प्रोविजन ये डाल दिया गया है दैट अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज डायरेक्टली गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट पेनल्टी डायरेक्टली अ न्यू नेम विल बी असाइंड टू द कंपनी. राइट, एंड अगर कंपनी चाहे तो अब वो नया नाम
दोबारा अगर उसे पसंद नहीं आ रहा तो वो चेंज कर सकती है अंडर सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 में मेमोरेंडम चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सो अगर कंपनी ने इस सेक्शन के अंदर नाम रेक्टिफाई नहीं किया तो सिंपली एक नया नाम जबरदस्ती दे दिया जाएगा बिना कंपनी से पूछे आफ्टर 3 months बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दैट कंपनी। अगर वो नाम पसंद नहीं आता तो इन दैट केस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी सेक्शन 13 के अंदर वो नाम चेंज कर सकती है। सो दैट इज अनदर अमेंडमेंट दैट इज देयर इन सेक्शन नंबर 16. So that was the first amendment. Now the next amendment we are discussing, it is in chapter number 8, which is declaration and payment of dividend. इसके अंदर हमने एक सेक्शन पढ़ा था which talked about IEPF. उससे रिलेटेड एक चेंज है। सो ये जो चेंज है ये हमारे सेक्शन के अंदर नहीं है, इनफैक्ट ये रूल्स के अंदर है। सो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016 के अंदर थोड़ा सा चेंज है। उसके अंदर रूल 3 के अंदर एक एडिशन हुआ है, ठीक है। दिस FA पॉइंट हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है उसको समझने के लिए वी हैव टू सी एग्जैक्टली कि ये पर्टिकुलर रूल 3 क्या बात करता था। ओके, सो लेट मी टेक यू टू द स्टडी मटेरियल। सो इन द स्टडी मटेरियल हमने डिस्कस किया था कि ये जो IPF है, ये IPF जो है इट इज बेसिकली अ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्ड फंड। इस फंड के अंदर जो पैसा है दैट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तो हमने डिविडेंड चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि इफ सपोज द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड सम ऑफ द डिविडेंड इज अनक्लेम्ड, वो अभी तक किसी ने रिसीव नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, कंपनी ने अपनी साइड से तो दे दिया है, बैंक में ट्रांसफर कर दिया है, बट लोगों ने उसे क्लेम नहीं किया है। सो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड विद इन 30 days यू हैव टू मेक द कंपनी हैज टू मेक द पेमेंट। इफ द पेमेंट is made and some amount remains unpaid, तो वो अमाउंट हमको 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना होता था। अब वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर वो अमाउंट पड़ा रहता था फॉर 7 years। 7 years में कोई शेयर होल्डर आके क्लेम कर जाए तो उसे दे देते थे, अदरवाइज इट वुड बी केप्ट इन दैट सेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड आफ्टर 7 years उसे हम ट्रांसफर कर देते थे IEPF के अंदर, ठीक है। सो IPF के अंदर एक तो ये अमाउंट जाता था, अदर देन दैट ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर funds amounts are put in this IEPF by the central government or from other sources. So what are these other amounts और क्या क्या IPF के अंदर जाता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ दैट व्हाट आर द डिफरेंट सम्स दैट आर क्रेडिटेड टू दिस IEPF, ताकि हम समझ पाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज। सो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ अमाउंट डाल देती है, कुछ डोनेशन कर देती थी। देन हमने अभी डिस्कस किया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा रहता था आफ्टर 7 years दैट वुड बी ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट बाय द डिफरेंट कंपनीज। उसके अलावा जो पिछले कंपनीज एक्ट का जो IPF था उसका अमाउंट भी अभी इस IPF जो कंपनीज एक्ट 2013 का IPF है उसके अंदर जाता था। अच्छा, ये जो IPF के अंदर पैसा है उसे इन्वेस्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उस इन्वेस्टमेंट से भी जो इंटरेस्ट आ रहा है या उससे जो डिविडेंड आ रहा है, जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो री इन्वेस्टेड इनटू दिस IEPF, राइट। उसके अलावा अगर मान लो कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू की है, उसका एप्लीकेशन मनी आया और किसी ने क्लेम वापस रिफंड नहीं कर पाई कंपनी, या रिफंड किया कंपनी ने बट किसी ने क्लेम ही नहीं किया, सो दैट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी विच इज देयर विद द कंपनी, कोई रिफंड क्लेम नहीं करता तो ऐसे केस में 7 साल बाद उसे भी IPF के अंदर डाल देते हैं। सेम में अगर कोई कंपनी के पास डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका रिडेम्पशन होने वाला है, मेच्योरिटी आ गई है, कंपनी को उसका पैसा वापस देना है बट कोई क्लेम ही नहीं करने आता, तो अगेन वो 7 साल के बाद उसका अमाउंट जो है दैट इज ऑल्सो पुट इन द IEPF। अलॉन्ग विद दैट उसका कोई इंटरेस्ट होता है, पेंडिंग डिविडेंड होता है जो 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, अगेन दैट इज ऑल्सो पुट इन योर IEPF अकाउंट। Any other amounts which are prescribed they will also be credited to the IEPF account। इसमें एडिशनल आइटम बोल दिया कि भाई रूल्स में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एडिशनल आइटम्स भी बता सकती है, वो एडिशनल आइटम्स भी जो होंगे दे विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द IPF अकाउंट। बट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब किया है? द आंसर इज यस। तो यहाँ हमारा एक रेलिवेंट रूल आ जाता है, रूल नंबर 3 ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशनल प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अकाउंटिंग ऑडिट एंड ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016 इस इन पर्टिकुलर रूल्स के अंदर रूल नंबर 3 है। उस रूल नंबर 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल आइटम्स बता रखे हैं, ये एडिशनल आइटम्स IEPF के अंदर क्रेडिट होंगे अलोंग विद दीज अदर आइटम्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है। अब इस रूल के अंदर एक एडिशन है, ठीक है। इस रूल के अंदर जनरली क्या बोला गया था, इसमें सिंपली बोला गया कि भाई ये जो सेक्शन है अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसके सारे आइटम तो कवर होंगे ही होंगे, उससे रिलेटेड शेयर्स वगैरह जो है वो भी कवर हो जाएंगे।
से जो अनपेड डिविडेंड होता है, अगर वो अनपेड डिविडेंड हमें पता है 7 साल तक इफ इट इज नॉट क्लेम्ड, देन इट इज गोइंग टू बी पुट इन द आईईपीएफ। अब उससे रिलेटेड जो शेयर्स है, दो शेयर्स आर ऑल्सो पुट इन द आईपीएफ। बेसिकली कोई उसे क्लेम ही नहीं कर रहा, डिविडेंड ही कोई क्लेम नहीं कर रहा, मतलब शेयर होल्डर इज नॉट देयर, सो देयरफॉर दोस शेयर्स आर ऑल्सो पुट इन द आईपीएफ। सो उन शेयर्स से भी अगर कोई रिजल्टेंट बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, मान लो वो जो डिविडेंड अनक्लेम था उसके शेयर्स भी आईपीएफ में डाल दिए और उन पर्टिकुलर शेयर्स पे कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है, ठीक है, सो दैट रिजल्टेंट बेनिफिट दैट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द आईईपीएफ। सो वो बोनस शेयर्स भी जो होंगे या एडिशनल अपन को बाद में डिविडेंड दिया जा रहा है एडिशनल, वो सब का सब जो है आईईपीएफ के अंदर जाएगा, ठीक है। ये अभी तक तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स दैट आर कंटेन्ड इन दिस रूल, आई हैव येट नॉट डिस्कस द अमेंडमेंट। अभी तक मैं अमेंडमेंट पर आई भी नहीं हूँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर रूल। इसके अलावा इट कुड बी पॉसिबल दैट एनी ग्रांट्स फीस चार्जेस which are received by the authority which is managing the IPF, ये भी हमारे IPF फंड के अंदर जाएगा। उसके अलावा भी कोई और सम्स होते हैं, कोई इनकम होता है एक्सेट्रा, दैट विल ऑल बी पुट इन द IEPF फंड, ठीक है। अब ये जो लंबी सी लिस्ट है इसके अंदर एक एडिशन है, ये जो F पॉइंट है और G पॉइंट है इसके बीच में एक एडिशनल पॉइंट आ गया हमारा FA, ठीक है। दिस FA इज एन एडिशनल पॉइंट विच इज एडेड इन दिस रूल नंबर 3 कि ये वाला जो आइटम है ये भी IEPF के अंदर जाएगा। तो ये आइटम क्या है एग्जैक्टली? So let me read this item. This item says all the shares which are held by the authority in accordance with the proviso of subsection 9 of section 90 of the act and all the resultant benefits arising from it without any restriction, they will also be credited to the IEPF। तो यहाँ रेफरेंस आ रहा है हमारा सेक्शन 90 का। सेक्शन 90 किस बारे में बात करता है? हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर सेक्शन 90 पढ़ा था, विच टॉक्स अबाउट SBO यानी कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। सो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के जो शेयर्स हैं जो उन्होंने क्लेम नहीं किए हैं, जिससे रिलेटेड राइट्स उन्होंने क्लेम नहीं किए हैं, वो सारे के सारे शेयर्स भी हमारे कहाँ जाएंगे? IEPF के अंदर जाएंगे, ठीक है। सिंपल पॉइंट है। सेक्शन 90 भी फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 90 के अंदर जो रेलिवेंट प्रोविजन है सिर्फ वही बताती हूँ। सी सेक्शन 19 हमारे चैप्टर 7 के अंदर कवर्ड है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स आर दोज पीपल जिनके कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम रजिस्टर में नहीं है, ठीक है, ये अपना नाम नहीं बताते, दैट मीन्स दे आर होल्डिंग द शेयर्स थ्रू अदर पीपल। सो हो सकता है इनके एम्प्लॉइज या इनके रिलेटिव्स उनके नाम पे इन्होंने कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, बट इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल वो शेयर्स को यही कर रहे हैं। अभी जो सेक्शन 90 है ये बोलता है कि हर कंपनी की ड्यूटी है कि वो पता करे हु आर द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, या वो ये भी पता करे कि अगर उन्हें एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं पता चल रहा तो कोई और पर्सन जिसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में पता है वो उनको भी नोटिस सेंड करे, ठीक है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 90। ऐसे केस में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर या रिलेटेड पार्टी की ड्यूटी है कि वो 30 डेज में अपने आप को डिस्क्लोज करें, वो बताएं कि हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैं या ये पर्सन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कंपनी की ड्यूटी है इस बारे में 15 दिन के अंदर NCLT को बताने की। NCLT फिर क्या करता है? NCLT उन शेयर्स के ऊपर जो राइट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, 1 साल के लिए। 1 साल उन शेयर्स के ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उन पे कोई डिविडेंड नहीं मिलता एक्सेट्रा। उस 1 साल के अंदर अगर ये जो SBO हैं या रिलेटेड पार्टीज हैं या आगे बढ़ के NCLT को बता देते हैं कि भाई हम SBO हैं, हम रिलेटेड पार्टी हैं, तो ऐसे केस में वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं। अदरवाइज these shares they are transferred to the IEPF, right? So that point is now added in rule number 3 of your these relevant investor education and protection fund rules also, ये बोलते हुए कि ये जो shares हैं ये भी अब IEPF के अंदर आ जाएंगे, राइट। सो ये सेक्शन नंबर 90 तो पहले भी था, ठीक है, तो ये पहले वाला पॉइंट इन्होंने ऐड क्यों नहीं किया हुआ था इसके अंदर रूल नंबर 3 के अंदर? सो मिस हो गया होगा, है ना। लॉ मेकर्स कैन आल्सो मेक सम मिस्टेक्स समटाइम्स। सो previously also this was applicable but this point was not just written in the rules, now it has been incorporated, all right। So this is your small little amendment here। चलिए जी, let's move on to the next amendment। The next amendment is actually in your chapter number 9 accounts of the company। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है ऐसे कोई स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर या रूल्स के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन व्हिच इज गिवन by the MCA। Now this clarification is with respect to CSR। CSR हमारा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 135। तो सेक्शन 135 के अंदर हमने एक स्केड्यूल पढ़ा था, स्केड्यूल नंबर 7। स्केड्यूल 7 के अंदर हमने डिस्कस की थी एक्टिविटीज विच
आर कवर्ड इन CSR। तो अगर किसी कंपनी को कंपल्सरी CSR करना है तो वो इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर CSR कर सकती है, राइट ना। इस एक्टिविटी के अंदर स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा नहीं है कि अगर आपने कोविड के ऊपर पैसा खर्च किया तो वो CSR माना जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो एक क्लैरिफिकेशन इशू हुआ था थोड़ा टाइम पहले, जिसके अंदर इट वाज स्टेटेड दैट ये जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसका आइटम नंबर 1, इसके अंदर आप CSR के ऊपर कोई अमाउंट अगर आपने स्पेंड किया है तो वो इंक्लूड कर दीजिए। देखिए आइटम नंबर 1 टॉक्स अबाउट इराडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्लैरिफिकेशन इशू हुआ कि इसके पर्टिकुलर हेड के अंदर हम CSR के अंदर अगर मान लो कोई कंपनी स्पेंड करती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी, राइट। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वी हैव आइटम नंबर 12 ऑल्सो। Item 12 talks about disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities. So इसके अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो हमारा कोविड के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, सो इवन दो डायरेक्टली शेड्यूल 7 के अंदर कोविड का कोई मेंशन नहीं है, बट पॉइंट 1 और पॉइंट 12 के अंदर वी विल कंसिडर कि अगर कोई कंपनी कोविड के ऊपर स्पेंड करती है इट विल बी इंक्लूडेड इन दीज पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन था। अब ये क्लैरिफिकेशन थोड़े से और भी क्लैरिफिकेशन बाद में MCA ने इशू किए थे, जैसे कि MCA ने बोला था दैट अगर मान लो कोई कंपनी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करती है, बेसिकली प्रमोट करती है, अवेयरनेस फैलाती है अबाउट कोविड, देन उस पर जो खर्चा किया गया है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी। ये क्लैरिफिकेशन आया था। देन उसके बाद देयर वाज अदर क्लैरिफिकेशन ऑल्सो कि लेट्स से कोई कंपनी इट क्रिएट्स मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज। अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज कोई कंपनी क्रिएट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी रिलेटिंग टू कोविड, देन वो भी जो है हमारा CSR में काउंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 12 के अंदर, राइट। सो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थे पहले। Now, there are some more clarifications that are added. What are these clarifications? Let's see. So, अभी जो clarification आया है, it says that establishment of medical oxygen generation and storage plants, manufacturing and supply of oxygen, concentrators, ventilators, cylinders, and other medical equipments for countering COVID-19. All of this will also be considered as CSR. तो अगर कोई कंपनी है उन्होंने पैसा खर्च करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाए हैं, वेंटिलेटर्स बनाए हैं, सिलेंडर्स बनाए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए हैं COVID-19 से प्रिवेंट करने के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, दैट विल बी काउंटेड इन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 12 ऑफ CSR इन शेड्यूल नंबर 7। तो वो CSR माना जाएगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन वाज कि मान लो कोई कंपनी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है COVID-19 से रिलेटेड और उस पर पैसा खर्च कर रही है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी अंडर शेड्यूल नंबर 7 इन पॉइंट 1 एंड इन पॉइंट 12। ठीक है, अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये जो कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही हैं ये कंपनी को सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है। अगर स्पेसिफिकली कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को या एम्प्लॉयज की फैमिलीज को वैक्सीन दे रही है COVID-19 की, तो क्या वो खर्चा जो है विल इट बी एलिजिबल फॉर CSR? द आंसर इज नो। Okay, we have discussed that if any amount is spent only for the employees or the families of the employees for their benefits, तो उसे CSR नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट अगर वही पैसा कंपनी जो है सोसाइटी के लिए एट लार्ज स्पेंड कर रही है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज CSR। तो ये कोविड वैक्सीन का भी सेम ही चक्कर है। ठीक है, ओनली मनी स्पेंट फॉर एम्प्लॉयज और फैमिलीज वैक्सीन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट्स। बेसिकली 3 ही सिंपल से अमेंडमेंट्स थे जो आपके एप्लीकेबल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। कोई डाउट है तो पक्का पक्का कमेंट में लिख के मुझे बताओ, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट make sure that you definitely do the amendments of December 21 examination also. They are very, very useful for your May 2022 examination, right? So I'll see you again in another video. Bye bye.